कि लोग कहते हैं बीज वाली चीजें कम खाओ। बीज में कुछ नहीं होता है। जो बीज वाली चीजें होती है जैसे आपका अमरूद हो गया, टमाटर होगा, इनके अंदर ऑक्सलेट ज्यादा होता है। पालक आ गया, आपकी हरी सब्जी आ गई। तो सर एक और थोड़ा सा फनी है कि बियर पीने से भी तो किडनी स्टोन निकलते हैं। ये बहुत बड़ा मिथ है। और जो बियर पीने की बात करते हैं, एक्चुअली में जब भी बियर पीता है वो 1.5-2 लीटर बियर पी लेता है। तो इतना ही पानी अगर आप घर पे भी पियोगे एक ही बार में, तो आपको बार बार यूरिन बनेगा। एक बार स्टोन बन गया, देयर इज नो मेडिसिन राइट नाउ जो उसको काट काट के निकाल दे। कुछ फूड्स होते हैं जिनसे स्टोन फॉर्मेशन बढ़ते हैं। हमारे जो स्टोन्स होते हैं, मैक्सिमम 70% ऑफ द स्टोन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कैल्शियम ऑक्सलेट के हैं, एंड वी कैन नॉट डिक्रीज द कैल्शियम इन आवर डाइट। नहीं तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। व्हाट वी कैन डू कि हम ऑक्सलेट रिच फूड कम खाएं या उसके अब्जॉर्प्शन को कम कर दें। अब लास्ट के 10 साल के अंदर एक नई आ गई है लेजर टेक्नोलॉजी। उसमें देयर इज नो इंसिजन, टोटल स्कारलेस सर्जरी, नेचुरल पैथवे के थ्रू जाते हैं। उसमें जो यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम भगवान ने बनाया उसी के थ्रू जाते हैं हम। हमारे पास फ्लेक्सिबल स्कोप्स आ गए हैं जो कहीं भी मुड़ सकते हैं। 360 डिग्री मूवमेंट होता है जिनका, तो उसके थ्रू हम किडनी में किसी भी लोकेशन पे जाके स्टोन को लेजर से डस्टिंग कर सकते हैं। तो लेजर इज द गोल्ड स्टैंडर्ड नाउ ट्रीटमेंट। हमारे जो देखा गया है कि सबसे ज्यादा कारण आजकल जो मिल रहा है कि लोगों को कम पानी पीना। तो नेफ्रोलॉजिस्ट बोलता है कि ज्यादा पानी नहीं पीना है, कि किडनी पे लोड नहीं डालना है। तो अगर आपकी किडनी ठीक है, किडनी फंक्शन टेस्ट ठीक है, हार्ट का फंक्शन ठीक है, लीवर का फंक्शन ठीक है, देन आपके ऊपर पानी की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तब आप अपना पानी पी सकते हो जितना पीना चाहो। किसी ने बॉडी तो बना ली, अब शादी कर रहा है तो अब शादी करना है तो पहले तो आप वो सब्सटेंस अब्यूज कर रहे हैं उसको रोके। ठीक है। उसको रोकने के बाद उसके बॉडी के अंदर जो हमारे, मैंने आपको लेवल्स बताया, FSH होता है, LH होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, उनका क्या लेवल है। क्योंकि अगर FSH LH कम है तो उनकी दवाई हम दे सकते हैं। कुछ मेडिसिन आती हैं जिनको हम बढ़ा सकते हैं। देने से टेस्टोस्टेरोन पर से देना इज मोर हार्मफुल रादर देन द बेनिफिशियल। हेलो ऑल, आई एम डॉक्टर आशीष सहदेव अगेन विद द न्यू पॉडकास्ट। और आज का पॉडकास्ट थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि इस बार हम लेके आए हैं कि यूरोलॉजिस्ट को। ही विल टॉक अबाउट किडनी डिसीज, ही विल टॉक अबाउट प्रोस्टेट, ही विल टॉक अबाउट एंड्रोलॉजी। सो बहुत सारी बातें करेंगे हम उनसे। सो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा एंड आई डायरेक्टली गो टू डॉक्टर अंकित गुप्ता. He is a consultant urologist in Narayana Health. Let's hear from him only. So what he has done and where is he practicing. So thank you, Dr. Ankit Gupta. Thanks for coming. Thank you for this inviting me here. So before we start, tell me about your education and where are you practicing. Myself, Dr. Ankit Gupta. I am MBBS, MS surgeon and the MCH urologist, robotic oncologist and the kidney transplant surgeon. Right now, I am working as a senior consultant in Narayana Hospital, Gurgaon, and I have my own clinic in Gurgaon also, Dr. Ankit Gupta Kidney Stone and Prostate Clinic. So sir, पहला क्वेश्चन सर, किडनी स्टोन। किडनी स्टोन के बारे में दो तीन चीजें जो मेरे मिथ्स हैं वो है कि किडनी स्टोन एक इंसान को बार बार होता है, और होता ही क्यों है उसको, उसी की ही क्यों होता है, बाकी लोगों को क्यों नहीं होता। और दूसरा जो बड़ा मिथ है कि किडनी स्टोन वालों के लिए ये हो जाता है कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। तो ये पहले बताइए कि सर व्हाट कॉजेज किडनी स्टोन। जो हमारे पास सबसे ज्यादा जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं उनके सब पास सबसे ज्यादा जो पेशेंट्स आते हैं किडनी स्टोन्स के ही आते हैं। तो कुछ उनके वही जैसे आपने क्वेश्चंस पूछे, सेम क्वेश्चंस होते हैं उनके कि 4 क्वेश्चंस हम कहते हैं कि ये जो पूछते हैं हमसे आके कि सर मुझे ही क्यों हुआ, मैं ऐसा क्या गलत कर रहा हूँ, या मेरे तो घर में मेरी वाइफ, मेरे मम्मी पापा बच्चे भी सेम खाना खाते हैं, सेम पानी पी रहे हैं, बट उनको तो नहीं हो रहा है, मुझे हो रहा है किडनी स्टोन। ठीक है। दूसरी चीज, या चलो हो गया तो क्या ये बिना सर्जरी के निकल सकता है? नहीं निकल सकता। अगर मैं सर्जरी करा भी लूँ तो क्या ये पेनफुल होगी, क्या मेरे को बेड रेस्ट ज्यादा लेना पड़ेगा, क्या ये चीरेक होगा, पूरा अबाउट द सर्जरीज पूछते हैं। एंड द लास्ट जो हमसे गारंटी मांगने की कोशिश करते हैं कि अगर मैंने ऑपरेट करा लिया तो क्या गारंटी है कि उसके बाद वापस मुझे कभी नहीं होगा। हाँ ये तो है सर। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। कम टू वन बाय वन कि किडनी स्टोन क्यों होता है। हाँ। किडनी स्टोन्स के जो कारण होते हैं बहुत सारे होते हैं, और मोस्टली देयर इज नो कॉज, मींस इडियोपैथिक, कि कोई कारण नहीं होता है। और जो कारण होते हैं उनके अंदर हम बोलते हैं कि जैसे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर एंड द नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जो हम चेंज ही नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर आते हैं हेरिडिटरी जेनेटिक्स लेवल पे जो चेंजेस होते हैं। तो उसमें आते हैं हेरिडिटरी रिस्क फैक्टर एंड द नॉन हेरिडिटरी रिस्क फैक्टर। तो जो हेरिडिटरी रिस्क फैक्टर होते हैं वो होता है कि जीन्स में ऐसे कुछ चेंजेस हो चुके होते हैं उनके डीएनए लेवल पे, जो फैमिलीज में चले आ रहे हैं कि मदर को भी है, फादर को, तो बच्चे प्रोन हो गए उसके लिए। ये होता है हेरिडिटरी रिस्क फैक्टर जो जेनेटिक चेंजेस की वजह से। दूसरा होता है नॉन हेरिडिटरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, मुझे ही क्यों पूरे परिवार के अंदर और किसी को क्यों नहीं, क्योंकि आपके डेवलपमेंट के टाइम पे आपके जीन्स में कुछ ऐसे चेंजेस हुए थे जिसकी वजह से आपकी किडनी इज राइट नाउ प्रोन फॉर द किडनी स्टोन फॉर्मेशन। स्टोन, ठीक है। एंड दिस इज नॉन मॉडिफाइबल, हम इसको नहीं चेंज कर सकते। आपको भगवान ने जैसा दिया है वो वैसे ही रहेगा। वट वी कैन चेंज आवर डाइटरी थिंग, ओके, आवर लाइफस्टाइल थिंग्स, जिससे हम अपनी चेंजेस कर सके ताकि हम बाकी के रिस्क फैक्टर कम कर सके। तो लाइफस्टाइल और डाइट चेंजेस क्या है सर? जैसे कि उसमें आ रहा हूँ मैं, जैसे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हुए, उसमें आते हैं एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर, लाइफस्टाइल, आपकी डाइटरी। तो एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर जो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है, जैसे कि हम वी आर लिविंग इन द एनसीआर एंड एनसीआर, ईस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, दीज आर द स्टोन बेल्ट एरियाज ऑफ इंडिया। इन इलाकों में ज्यादा स्टोन, इन इलाकों में ज्यादा स्टोन होते हैं, इनको स्टोन बेल्ट एरियाज बोले जाते हैं। ऐसा और क्यों क्यों? बोले जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे 6 से 7 महीने तेज गर्मी या उमस वाली गर्मी होती है, ओके, जिससे पेशेंट को बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, तो थोड़ा सा माइल्डली डिहाइड्रेटेड स्टेट में रहते हैं पेशेंट्स। दैट्स व्हाई द यूरिन उनका जो होता है कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो उसमें कैल्शियम, फॉस्फोलेट, फॉस्फेट, ऑक्सलेट और यूरिक एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। जिससे स्टोन फॉर्मेशन का रिस्क बढ़ जाता है। अच्छा, दैट्स व्हाई दीज एरियाज आर द स्टोन फॉर्मिंग एरियाज। स्टोन फॉर्मिंग एरिया। तो एक तो उसका जेनेटिक है कि वो प्रोन है जेनेटिक कारणों से, या तो फैमिली में जेनेटिक कर आ रहा है, या या उसी के लेवल लेवल पे, मतलब उसके मतलब ग्रोथ के दौरान कुछ चेंजेस हो गए। और दूसरा, दीज आर द एनवायरमेंटल की गर्मी ज्यादा पड़ने के कारण स्वेटिंग, या स्वेटिंग के कारण क्या है कि डिहाइड्रेटेड रहता है बंदा, और यूरिन ज्यादा कंसंट्रेटेड है तो स्टोन बनने के स्टोन कारण। बनने के चांस बढ़े। अगले होता है डाइटरी Diet, फैक्टर। हाँ, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मॉडिफाइबल, जिसको हम चेंजेस कर सकते हैं अपने लाइफ टू लाइफ स्टाइल पे। ठीक है। जैसे हमारे जो देखा गया है कि सबसे ज्यादा कारण आजकल जो मिल रहा है कि लोगों को कम पानी पीना। कम पानी, अपनी लाइफस्टाइल ऐसी है लोगों की कि भागा दौड़ी की जिंदगी है, तो लोग खुद को हाइड्रेशन सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ठीक है। तो अब बात आती है कितना पानी पीना है, कौन हाँ, सा पानी पीना। ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नेफ्रोलॉजिस्ट बोलता है कि ज्यादा पानी नहीं पीना है, कि किडनी पे लोड नहीं डालना है। थोड़े दिन पहले मैंने एक स्किन स्पेशलिस्ट का किया था, तो स्किन वाले तो बोलते ही है कि हाइड्रेट हाइड्रेट हाइड्रेट। नहीं, इसमें होता है अगर आपकी किडनी ठीक है, हम्म, किडनी फंक्शन टेस्ट ठीक है, हार्ट का फंक्शन ठीक है, लीवर का फंक्शन ठीक है, हाँ, देन आपके ऊपर पानी की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तब आप अपना पानी पी सकते हो जितना पीना चाहो। अब ठीक। कितना पानी पीना है ये डिपेंड करता है फर्स्ट ऑफ ऑल आपके एनवायरनमेंट पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी वाले एरियाज हैं, वहाँ पे लोगों को ऑब्वियसली ज़्यादा गर्मी लगेगी तो ज़्यादा पानी पिएंगे, क्योंकि ज़्यादा स्वेटिंग होगी, ज़्यादा डिहाइड्रेशन होगा। ठीक है। बट इफ वी आर वर्किंग इन द लाइक AC रूम्स और द कोल्ड क्लाइमेट एरियाज, तो वहाँ पे हमारे जो स्किन के थ्रू लॉस होता है या फिर हमारा जो इनसेंसिबल लॉस होता है वाया द रेस्पिरेशन, वो कम होगा। कम हो, तो हमारी जो डेली 24 आवर की वाटर की नीड है वो भी कम होगी। परफेक्ट। तो अब आता है कि जो साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है कितना पानी पिया जाए, इतना पानी पियो कि आपका 1.5 से 2 लीटर यूरिन बने। ठीक है। अब वो आपके, ताकि हमारी बॉडी में अगर 1.5 से 2 लीटर यूरिन बन रहा है और निकल रहा है, तो हमारी जो टॉक्सिन्स है वो उससे वॉश आउट हो जाएंगे। वॉश आउट हो। तो सर एक और थोड़ा सा फनी है कि बियर पीने से भी तो किडनी स्टोन निकलते हैं। ये बहुत बड़ा मिथ है हाँ, और बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है। अच्छा, एक्चुअली जो अल्कोहल होती है दैट इज डायरेटिक, दैट मीन्स कि वो यूरिन फॉर्मेशन थोड़ा बढ़ा देती है। और जो बियर पीने की बात करते हैं, एक्चुअली में कोई भी बियर ऐसा नहीं होता 200-300 ml पीता है। हाँ, जब भी बियर पीता है तो जस्ट लाइक कि 2-3 केन पिए तो वो 1.5-2 लीटर बियर पी लेता है। पी लेता है, हाँ, तो इतना ही पानी अगर आप घर पे भी पियोगे एक ही बार में, तो आपको बार बार यूरिन बनेगा। हाँ, तो इट्स जस्ट अ बिंज ड्रिंकिंग हाँ, ऑफ द लिक्विड दैट इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो ये चीज तो आप अपने घर पे नॉर्मल पानी पी के भी कर सकते हो, कम से कम लीवर तो बचेगा आपका, क्योंकि ज्यादा बियर पीने से लीवर जरूर खराब हो जाएगा, स्टोन निकले नहीं। स्टोन निकले ना निकले, सही कह रहे हो। अब सर पॉइंट आता है, एक किडनी में स्टोन होता है, एक यूरेटर में स्टोन होता है। ये तो दो पॉइंट। दूसरा पॉइंट है सर, कितने साइज का बड़ा मैटर करता है। तो कितने साइज का अपने आप निकल सकता है, कितने साइज के लिए सर्जरी चाहिए? वही सबसे ज्यादा यही होता है कि सर ऐसी कोई दवाई दे दो जिससे ये खुद से निकल जाए या कट कट के निकल जाए। हाँ, हमारे पास जो लोग आते हैं लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं कि देसी दवा दे दो जो कट कट के निकल सर जाए। उस पे भी आऊंगा। हाँ, पर क्या है? देखो, ऐसा है कि जो हमारी किडनी से यूरिन बनता है वो पाइप होती है यूरेटर, उसके थ्रू छन के नीचे ब्लैडर में आता है। तो ये जो यूरेटर और ब्लैडर की जो ओपनिंग होती है वो 3 mm की होती है। ठीक है, ठीक है, तो कोई भी स्टोन जो उससे बड़ा होगा उसके कम चांस होंगे निकलने के। 3 mm से बड़े। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि जब वो रिलैक्स भी होगा तो 5 to 6 mm का स्टोन उससे निकल सकता है।
ठीक है। अंडर द वाटर प्रेशर हाँ। और जो मसल्स होती है वो रिलैक्स हो जाए तो 5 to 6 mm के स्टोन खुद से निकलने के चांस होते हैं। ठीक है। अब ये होता है स्टोन की लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। स्टोन जितना किडनी के पास होगा उतने कम चांस होंगे निकलने के, जितना ब्लैडर के पास होगा उतने ज्यादा चांस होगा निकलने के। और इसमें नॉट वन डायमेंशन, पीपल केम टू अस विद अ यूएसजी रिपोर्ट कि सर ये 6 mm का है, इससे निकल जाएगा क्या? आपको ये जानना है कि ये 6 mm का निकलेगा या नहीं निकलेगा, इसके लिए सीटी स्कैन चाहिए होता है, क्योंकि अच्छा। वी नीड 2 डायमेंशन। ठीक है। अब वो अगर 6/3 का है चांस है निकलने के, मतलब वो चावल के दाने की तरह है। हाँ। अब वो अगर 4/4 mm का भी मटर के दाने की तरह, बहुत कम चांस है उसके निकलने के। तो अल्ट्रासाउंड के साथ सीटी स्कैन की रिपोर्ट भी आप सीटी स्कैन इज द गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन टू रूल आउट और टू फाइंड आउट द स्टोन इन द यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम। ओके। सीटी स्कैन तो अल्ट्रासाउंड के बेस पे नहीं। अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि कितने स्टोन है कितने स्टोन नहीं है, क्योंकि बॉवल होती है उसमें गैसेस होते हैं और जो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम के आगे होते हैं, तो उसकी वजह से पूरा विजुअलाइजेशन हो ही नहीं पाता यूरिनरी ट्रैक्ट का। तो सीटी स्कैन सीटी करो। स्कैन। तो सर एक फनी ये है कि अच्छा आपने मेरे को साइज बता दिया और उसका आइडिया भी बता दिया, पर आजकल इतना मार्केट है सर, आपकी डिग्री करने से पहले से ही है, लोग आयुर्वेदिक दवाइयों से किडनी स्टोन और रेम्पेंट है, एड्स आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे एड्स चल रही होती हैं, पीपल आर यूरोलॉजिस्ट, आयुर्वेदिक यूरोलॉजिस्ट, ये वो जो दवाई दे के किडनी स्टोन रिमूव करते हैं, ये क्या करते हैं? सर देखो वही वाली बात है कि दे जस्ट बाइंग द टाइम। 6 mm का स्टोन है, पानी पीने को बोलते हैं, हाँ। ज्यादा पानी, नारियल पानी, सोडे वाला नींबू पानी, ये सब पीने को बोलते हैं ताकि यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा हो सके, और निकल जाता कुछ लोगों का। हाँ। जिनका निकल जाता तो वो काफी जगह उसका फिर हो जाता है कि भाई इसका निकल गया, और हाँ। कितने फेलियर रेट थे उस पर तो कोई स्टडी हुई नहीं उनकी। क्योंकि अगर हमारे पास मैक्सिमम जो पेशेंट आते हैं वो ये बोलते हैं सर मैंने 1-2 साल तो देसी दवा खा ली पर निकला नहीं मेरे, तो मैं अब आपके पास आ गया। तो ऐसी कोई देसी दवा नहीं है ऐसी जो कोई देसी दवा नहीं है, एक बार स्टोन बन गया हाँ देयर इज नो मेडिसिन राइट नाउ जो उसको काट काट के निकाल दे। हम स्टोन के बनने को रोक सकते हैं, डिले कर सकते हैं, प्रोग्रेस को कम कर सकते हैं, बट देयर इज नो मेडिसिन दैट कैन लाइज डिसोल्व द ऑलरेडी फॉर्म स्टोन। तो जो स्टोन बन गया उसको तोड़ नहीं सकता कोई, नहीं, मेडिसिन कोई उसको घोल नहीं सकती है सर। कोई घोल नहीं सकता। नहीं। परफेक्ट। अब आते हैं सर सर्जरी पे, क्या क्या सर्जिकल ऑप्शन है? There are multiple surgeries for the stone formation depending upon the size of the stone and the location of the stone. ठीक है। किडनी के अंदर जो स्टोन्स है, जैसे आजकल हमारे पास मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक हो गई है, आजकल लेजर्स में बहुत अच्छे इनोवेशंस आ गए हैं, थूलियम लेजर्स आ गई जो वन ऑफ द बेस्ट लेजर्स अब मार्केट के अंदर राइट नाउ। ठीक है। तो पहले हम जो ऑपरेशन करते थे, इनिशियल जब एरा स्टार्ट हुआ था तब चीरा लगा के होता था, पाइलोलिथोटमी बोलते थे उसको। हाँ। चीरा लग के लगता था। उसके बाद फिर अपग्रेड हुए, मिनिमल इन्वेजिव में आए और पीठ के रास्ते एक होल करके हम करते थे, की होल सर्जरी, उसे पीसीएनएल बोलते थे, और बहुत सालों से हम वही करते आ रहे थे। बट अब लास्ट के 10 साल के अंदर एक नई आ गई है लेजर टेक्नोलॉजी, उसमें देयर इज नो इंसिजन, टोटल स्कारलेस सर्जरी, नेचुरल पैथवे के थ्रू जाते हैं, उसमें जो यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम भगवान ने बनाया उसी के थ्रू जाते हैं हम। हमारे पास फ्लेक्सिबल स्कोप्स आ गए हैं जो कहीं भी मुड़ सकते हैं, 360 डिग्री मूवमेंट होता है जिनका, तो उसके थ्रू हम किडनी में किसी भी लोकेशन पे जाके स्टोन को लेजर से डस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो तो उसमें क्या अब करते हैं, लेजर मार के वो टूट लेजर से पूरा उसको चूरा कर देते हैं, ठीक है। और वो चूरा फिर धीरे धीरे अपने आप बाहर आ जाता है। ठीक है। और पहले जो लेजर की रिकमेंडेशन 1.5 सेंटीमीटर के स्टोन तक ही हुआ करती थी, बट बिकॉज ऑफ एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि थूलियम लेजर से आ चुकी है, तो उससे अब 2 सेंटीमीटर के स्टोन भी हम लेजर से पूरा डस्ट कर सकते हैं। डस्ट कर सकता है। और यूरेटर में स्टोन होता है तो उसके लिए ऑलरेडी एक वही नॉन इन्वेजिव सर्जरी, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है, स्कारलेस यूआरएसएल बोलते हैं। ब्लैडर के स्टोन के लिए भी सिस्टोलिथोट्रिप्सी। तो ये अब आजकल मोस्टली हम स्कारलेस सर्जरी कर रहे हैं पेशेंट्स के लिए। तो अब तो ये पेशेंट कितने देर में ठीक हो जाता है, मतलब घर पेशेंट जिस दिन आते हैं उस दिन ऑपरेट होते हैं, नेक्स्ट डे डिस्चार्ज अपने घर पैदल चलते हो जाते हैं, और उसमें एक्सटेंड डालते हैं मैक्सिमम पेशेंट्स में, जरूरत पड़ती है हमको, हाँ, हाँ। और वो 2 वीक्स के बाद वो भी निकाल दिया जाता है। तो उसके बाद पेशेंट्स, मोस्टली पेशेंट्स हमारे जो बताते हैं आगे कि सर 2 से 3 दिन के अंदर मैंने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, मैं अपने काम पे वापस चला गया था। तो लेजर इज द गोल्ड स्टैंडर्ड नाउ ट्रीटमेंट। Obviously, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द स्टोन। Size. 2 सेंटीमीटर से नीचे तो राइट नाउ लेजर इज द ट्रीटमेंट। लेजर इज अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। ओके सर, एक और चीज है, जैसे किडनी स्टोन जब फंसता है तब पेन होता है तभी पता चलता है, कुछ ऐसा भी है कि उससे पहले कुछ पता चल जाता हो? नहीं, एक्चुअली किडनी स्टोन्स का पता कुछ पेशेंट्स में, मैक्सिमम पेशेंट्स के अंदर जब वो फंसता है तभी दर्द होगा, जब यूरिन का स्टेसिस होगा, यूरिन इकट्ठा होना स्टार्ट होगा किडनी में, और जब किडनी स्ट्रेच होगी तब दर्द होता है।
बट कुछ पेशेंट्स के अंदर दर्द ना करके स्टोन यूटीआई बार बार प्रेसिपिटेट करता है, इन्फेक्शन करवाता है। वो फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होता है ज्यादा, कि कुछ फीमेल्स में जो यूटीआई बार बार होता है उसका कॉमन कॉज वहां पे किडनी में कोई स्टोन होता है, दैट इज द मेन कॉज ऑफ द रिकरेंट यूटीआई इन दोस फीमेल्स। अच्छा, कोई फूड आइटम जो पर्टिकुलर फूड आइटम जो स्टोन्स को बढ़ाती हो, या कोई जिसको स्टोन हो रहे हैं उसको कोई फूड आइटम अवॉइड करनी चाहिए? एन नंबर ऑफ द डाइटरी चार्ट्स यू कैन फाउंड ऑन द गूगल यूट्यूब की ये खाओ वो मत खाओ ये हाँ। चीजें हो। तो हम इसका बेसिक साइंस आज बता देते हैं आपको। कुछ फूड्स होते हैं जिनसे स्टोन फॉर्मेशन बढ़ते हैं। ओके। हमारे जो स्टोन्स होते हैं मैक्सिमम 70% ऑफ द स्टोन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कैल्शियम ऑक्सलेट के हैं। ठीक है। एंड वी कैन नॉट डिक्रीज द कैल्शियम इन आवर डाइट, नहीं तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। ठीक है। व्हाट वी कैन डू कि हम ऑक्सलेट रिच फूड कम खाएं या उसके अब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर होता है कि सबसे पहले हाइड्रेशन सबको खुद को मेंटेन करना, ताकि कंसंट्रेशन ही उनकी कम हो जाए तो प्रेसिपिटेशन कम हो तो स्टोन फॉर्मेशन कम हो कम जाए हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज जैसे पालक है, हाँ। आपके लोग कहते हैं बीज वाली चीजें कम खाओ, हाँ। बीज में कुछ नहीं होता है। ठीक। जो बीज वाली चीजें होती है जैसे आपका अमरूद हो गया, हाँ। आपका ये अमरूद के अलावा आपके टमाटर होगा, हाँ। ठीक है, इनके अंदर ऑक्सलेट ज्यादा होता है। बाकी का भी सर्दियां हैं जैसे तो इसके अंदर पालक आ गए, आपकी हरी सब्जियां आ गई, और साथ में अभी बीट रूट मिलता है जो अपना, इनसे ये ऑल ऑफ दीज आर द हाई ऑक्सलेट रिच कंटेनिंग फूड्स। ठीक है। तो हम इनका कंजप्शन कम कर सकते हैं इस टाइम पे, या फिर हम करते हैं तो हम खुद का हाइड्रेशन इस टाइम पे अच्छा तो मेंटेन। मोटा मोटी फूड इज नॉट ए बिग डील। फूड इज नॉट अ बिग डील, यू कैन नॉट स्टॉप द कंज्यूमिंग ऑफ द टमाटो इन इंडियन किचन। आप बंद ही नहीं कर सकते इंडियन किचन में टमाटो का कंजप्शन। हमारे पास लोग आते हैं कहते हैं सर मेरे को 2 साल हो गए टमाटर खाए हुए। उससे कोई बड़ा फर्क, ऐसा कोई स्टडी है कि ये फूड नहीं खाए तो बंदे के स्टोन? ऐसा कोई स्टडी नहीं है, दे हैव अ वेरी लिटिल इफेक्ट। आपको हाइड्रेशन अच्छे से मेंटेन करना है। दूसरा, इनका कंजम्पशन कम कर सकते हैं जो लोग ज्यादा सॉल्ट खाते हैं। उनके अंदर हमेशा जो सोडियम रिच डाइट होती है जैसे जंक फूड्स हुए, हाँ। या ऊपर से अपना टेबल सॉल्ट डाल के खा रहे हैं, उनके अंदर भी स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज्यादा है। जो लोग हाई प्रोटीन रिच फूड खा रहे हैं, स्पेशली एनिमल प्रोटीन लाइक द बीफ हुआ, रेड मीट हुआ, तो उनके अंदर हमेशा स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज्यादा होती है नॉर्मल आदमी के मुकाबले। और यूरिक एसिड का भी स्टोन? यूरिक एसिड के स्टोन होते हैं। जो लोग ज्यादा सोडा पीते हैं, हम्म। सोडा इज गुड फॉर द किडनी, हाँ। बट प्लेन सोडा, नॉट इन द फॉर्म ऑफ द कोल्ड ड्रिंक्स, क्योंकि उसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है दैट इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स। जो लोग ज्यादा कैफिनेटेड ड्रिंक्स ले रहे हैं, कॉफीज बहुत ज्यादा पीते हैं, उनके अंदर स्टोन फॉर्मेशन की रिस्क बढ़ जाती है। कैसे? Caffeine increases that decreases the pH of the urine that precipitate the, क्योंकि हमारे जो स्टोन्स होते हैं मैक्सिमम ये सब एसिडिक मीडियम में बन रहे हैं, एसिडिक में, दैट्स व्हाई। तो कैफीन से एसिडिक हो जाते हैं। नाउ वी कम टू प्रोस्टेट। सो प्रोस्टेट ग्लैंड सर, बड़ा लोग परेशान होते हैं। मतलब प्रोस्टेट, पहले बात तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का फायदा क्या है? मतलब इतना ही परेशानी है। प्रोस्टेट सबसे पहले हमसे पूछते लोग होता क्या है, जो देसी भाषा में गदूद बोला जाता है इसका। हाँ। प्रोस्टेट एक ग्लैंड होता है जो पेशाब का थैला, जो यूरिनरी ब्लैडर है उससे जस्ट नीचे, और हमारे यूरिथ्रा होती है जो उसके सराउंडिंग में होता है। और जो हमारा सीमेन होता है, जो वीर्य बोलते हैं, उसका 30% ऑफ अप टू द 30% ऑफ द सीमेन इज फॉर्म्ड बाय द प्रोस्टेटिक सेक्रेशन। ठीक है। तो इसमें जिंक होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे स्पर्म्स को हेल्दी रखते हैं। दूसरा, इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारा जब सीमन इजैकुलेट होता है तो वो क्लॉग हो जम जाता है, तो उसको लिक्विफाई करके स्पर्म्स की मोटिलिटी बेटर हो सके, उसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं। ठीक है। तो ये सर बहुत कॉमनली एनलार्ज हो जाता है। सो देयर आर टू थिंग्स, वन इज द बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया BPH एंड द सेकंड इज कार्सिनोमा। बट मतलब कुछ लोगों में ज्यादा एनलार्ज हो जाता है, ऐसा क्यों? कुछ में कम? ये 60 to 70% सेम वही है कि देयर इज नो कॉज फॉर द इंक्रीज इन द एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट। प्रोस्टेट 50 साल के बाद बढ़ना ही बढ़ना है। जैसे 50 के बाद आदमी का बुढ़ापा आएगा, हेयर ग्रे होंगे, चेहरे पे झुर्री आएंगी, प्रोस्टेट भी बढ़ेगा। ये इसका नेचुरल एजिंग प्रोसेस है, नेचुरल। और जैसे ही ये साइज में बढ़ेगा, ये रास्ता को नैरो करेगा, जो यूरेथ्रा है हमारी पैसेज, उसको नैरो करेगा, और पेशेंट को सिम्टम्स आएंगे कि यूरिन की स्ट्रीम पतला। क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं? यूरिन की स्ट्रीम कम होना, जोर लगाना, रुक के होना, खुल के नहीं होना, ज्यादा टाइम लगना यूरिन करने में, रात को बार बार उठना, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, अर्जेंसी बढ़ जाना, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो प्रोस्टेट की वजह से होते हैं। ठीक है। तो इसका जो कॉज होता है वो होता है एजिंग, मोस्ट कॉमन। ठीक है। दूसरा होता है लैक ऑफ द एक्सरसाइज, ओबेसिटी, अनकंट्रोल डायबिटीज। ये सब भी इसके जो बढ़ने के जो प्रोसेस है उसको बढ़ा देते हैं।
ठीक है, तो दैट इंक्रीजेस द ग्रोथ ऑफ द प्रोस्टेटिक ग्रोथ, और दैट ठीक तो ये सारे जो रिस्क फैक्टर है ये इंक्रीज कराते हैं प्रोस्टेट की ग्रोथ को। ठीक है। सो प्रोस्टेट के सिम्टम जो आपने बताए एनलार्जमेंट के, कि स्लो ड्रिबलिंग्स होना, रुक-रुक के आना, बार-बार रात को आना, अर्जेंसी रहना, हर वक्त कि पीछे आ रहा है, पतली होना, जोर लगा, जोर लगाना, ये फील होना कि खुल के नहीं हुआ है। खुल के नहीं हुआ है। तो और आपने इसके कारण बताया कि एक तो बाय आफ्टर द एज ऑफ 50 ये कॉमन है, और सेकंड है कि डायबिटीज, ओवरवेट, एक्सरसाइज नहीं करना कैन ऐड इनटू द प्रॉब्लम ऑफ प्रोस्टेट। अभी नाउ द थिंग इज दैट कि व्हाट इज द मेडिकल एंड द सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रोस्टेट एनलार्जमेंट? प्रोस्टेट के दो ही ट्रीटमेंट है, मेडिकल एंड द सर्जिकल। और मेडिसिन में हमारे पास कुछ मेडिसिन होती हैं जैसे अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं, प्लस बड़ा प्रोस्टेट होता है तो कॉम्बिनेशन में उनको हम 5 अल्फा रेडक्टेस इनहिबिटर के साथ लगा देते हैं। और साथ में आजकल एक और आ गई हमारी फॉस्फोरस डाइएस्टेस इनहिबिटर। तो 3 ग्रुप की मेडिसिन है जो हम इनको एड पेशेंट्स के साथ देते हैं, उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हमारे इनको रिस्पॉन्ड करते हैं, बट कब तक करते हैं इट डिपेंड्स ओनली पर्सन टू पर्सन। किसी पेशेंट में ये दवाइयाँ 5 साल तक भी असर करती हैं, किसी पेशेंट में 20-20 साल तक असर कर रही हैं। जो 20 साल से दवा खा रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम। तो इट्स डिपेंड ओनली पर्सन टू पर्सन, एंड एट द एंड जब ये बंद कर देंगे असर करना तो यू हैव टू स्विच टू द सर्जरी। ठीक है, तो आपने 3 दवाई बताई, अल्फा अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं जो मोस्ट कॉमन आजकल हम टेम्सुलोसिन, सिलोडोसिन और अल्फुजोसिन जो पेशेंट्स को देते हैं। ठीक है, बाकी का इनका ड्यूटासेट के कॉम्बिनेशन में आने लगी, बड़ा प्रोस्टेट होता है। आजकल 5 mg में हम टेडेलाफिल होती है जो कि हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए देते हैं, तो उसके हाफ डोज पे हम देते हैं, तो दैट इज आल्सो इन कॉम्बिनेशन विद द अल्फा ब्लॉकर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। ज़्यादा अच्छा। तो अब सर्जिकल ट्रीटमेंट में आते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट में मिनिमल इन्वेसिव ही आजकल उसका जमाना है, तो TURP जो बहुत पुराना और गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है मोनोपोलर या बाइपोलर का, आजकल लेजर्स ने उसको थोड़ा सा ओवरटेक कर लिया है। तो तरीका एक ही है, यूरिन पैसेज के थ्रू जाना है और मिनिमल इन्वेसिव है, कोई स्कारलेस है, कोई कट नहीं आने वाला पेशेंट में। बट मोड ऑफ द एनर्जी जो हम यूज कर रहे हैं, किसी TURP में इलेक्ट्रिक यूज कर रहे हैं और लेजर वाले में लेजर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 ट्रीटमेंट होते हैं। आजकल कुछ पेशेंट्स हैं जो चाहते हैं कि हमारा प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद इजैकुलेशन वाला पार्ट भी प्रिजर्व रहे, बिकॉज हम TURP करते हैं, लेजर से सर्जरी करते हैं जो होलैप थूलैप बोलते हैं, उसमें पेशेंट का इजैकुलेशन वाला पार्ट होता है वो हैम्पर होता है, उसमें रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है, मींस ऑर्गेज्म में इजैकुलेट नहीं होगा, ट्राई इजैकुलेशन होगा पेशेंट। ठीक है, बट the patient who are above the 50s and the candidate for the surgeries and they want to be sexually active and they want to preserve their this ejaculation part, इजैकुलेशन, हाँ, तो उनके लिए आजकल नई टेक्निक आई है कि यूरोलिफ्ट, जिसके अंदर हम क्लिप्स होती हैं जिससे हम स्ट्रेच कर देते हैं रास्ता, जस्ट लाइक क्लिप्स से दोनों साइड पर लगा के रास्ता हमने वाइड कर दिया है। ठीक है। और एक हमारे पास आइटिन प्रोसीजर है और एक्वाबुलेशन ऑफ द प्रोसेस, जिसमें वाटर स्प्रे जेट होते हैं जो कि पूरा पूरा जो बल्जिंग पार्ट है उसको हटा देते हैं। ठीक है, These are the recent advanced technology right now we are using. पर सेफ है सर प्रोसीजर? All of are the safe. तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि मतलब अगर किसी को प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको मेडिसिन लेते रहना चाहिए, जब तक मेडिसिन काम करती है वो फाइन, बिल्कुल, तब तक सर्जरी की जरूरत तब तक नहीं। सर्जरी की जरूरत नहीं है उसको। और जब मेडिसिन नहीं काम कर रही, डिस्पाइट ऑफ मेडिसिन भी सिम्टम्स हैं, तो आप सिम्टम्स सर्जरी। है या देयर आर सम एब्सोल्यूट इंडिकेशन फॉर द सर्जरीज कि पेशेंट है, हाँ, उसका इतना बड़ा प्रोस्टेट था कि बैक प्रेशर चेंजेस से किडनी प्रेशर आने लग गया था, ओके, या इतना ज्यादा यूरिन रिटेंशन आने लग गया इन स्पाइट ऑफ टेकिंग द मेडिसिन कि उससे नीचे भारीपन लगने लग गया, या रिकरेंट यूटीआई इन्हों लग गई, या यूरिन स्टेसिस में रह रहा है तो उससे स्टोन फॉर्मेशन होने लग गए, या प्रोस्टेट का जब बहुत बढ़ जाता है तो उसकी वेस्कुलर सप्लाई भी बढ़ जाती है, तो रिकरेंट यूरिन में रिकरेंट ब्लड इन द यूरिन आने लग जाता है जिसे हिमेचूरिया बोलते हैं। तो रिकरेंट हिमेचूरिया बिकॉज ऑफ द प्रोस्टेटिक कोर्स in spite of having the medicines. So that is also an indication for the surgery. कोई ऐसा प्रोस्टेट केयर सप्लीमेंट्स कुछ है क्या प्रोस्टेट को? There is no prostate care supplements. बहुत ज्यादा स्टडीज हुई, हाँ, चाइना में बहुत सारे हब्स निकाले उन्होंने, हाँ, यूएस में बहुत सारी स्टडीज हुई, बट नो राइट नाउ देयर इज नो प्रोस्टेटिक सप्लीमेंट दैट इज FDA अप्रूव्ड। बहुत सारे मिल रहे हैं हमारे इंडियन मार्केट्स में। मैं बोलूंगा ये प्लेसेबो इफेक्ट ज्यादा करता है रादर देन एनी एक्चुअल इफेक्ट्स। तो ऐसी कोई आयुर्वेदिक और ऐसी दवाई नहीं है जो प्रोस्टेट को बड़े हो को कम कर दे? नहीं, अभी ऐसी कोई नहीं है। ऐसी कोई दवाई? होती तो उस पर स्टडी होती, FDA अप्रूव्ड होती और अब तक मार्केट में आ चुकी होती। हमारे से प्रोस्टेट कैंसर, तो प्रोस्टेट कैंसर पहले प्रोस्टेट बड़ा होगा तभी प्रोस्टेट कैंसर होता है, या बिना बड़े हुए भी हो सकता बिना बड़े हुए भी हो सकता है। है? ओके, प्रोस्टेट कैंसर के
बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि कभी भी हमारे कैंसर में जब भी होता है सबसे पहले इडियोपैथिक बोलते हैं, सबसे ज्यादा कारण होता है कि क्यों हुआ नहीं पता, हो गया बस, ये जेनेटिक लेवल में कुछ चेंजेस हुए थे। फिर आते हैं कि एजिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर द प्रोस्टेट कैंसर आल्सो। ठीक है। देयर इज अ वाइड स्प्रेड स्टडीज, जो एस्टेब्लिश स्टडीज हैं, 70% ऑफ द मेल पॉपुलेशन above the 80 years of the age हाँ। and 80% of the patient above the 90 years of the age have the prostate cancer। ओके। इतना प्रिवलेंट है हमारी मेल पॉपुलेशन में कि 80% ऑफ द मेल पॉपुलेशन आफ्टर 90 इयर्स ऑफ द एज हैव द प्रोस्टेट कैंसर। मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं कि 70 साल से ऊपर 80% लोग 80 साल से ऊपर 70% लोगों को है कैंसर, कैंसर। और 90 साल से ऊपर 80% लोगों को कैंसर। वो सटल है, पता नहीं चल रहा। वो इतना सटल है, वो इतना लो स्टेज पे है हाँ। कि उसका ट्रीटमेंट करे या ना करे, पेशेंट की जिंदगी पे, क्वालिटी ऑफ द लाइफ पे, क्वांटिटी ऑफ लाइफ पे कोई इफेक्ट ही नहीं कोई डालने फर्क नहीं वाला पड़ है। रहा है, उसने नेचुरली अपनी लाइफ जी के जी चले। के जाने जा रहा है। तो इसलिए हमारे पास जब पेशेंट इस एज ग्रुप के आते हैं, हाँ। हम वी डायग्नोज द प्रोस्टेट कैंसर की पीएसए बढ़ा हुआ आता है, तो हम उनको वॉचफुल वेटिंग वाला ऑप्शन देते हैं कि कभी कोई सिम्टम्स आएगा हाँ। तो आप हमारे पास आना। तब तक हम हर ईयर पे पीएसए और कुछ आपके चेक कराते रहेंगे। पीएसए पे आते हैं सर, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, इस टेस्ट की क्या महत्वता है, किस एज के बाद है अहमद? पीएसए प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है, ये एक ट्यूमर मार्कर कह सकते हैं। ये प्रोस्टेट का एक मार्कर होता है जो बॉडी में, हमारे ब्लड में आता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू 4 से नीचे होती है। ठीक है। तो हमारे पास जब पेशेंट आता है कि प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, तो ये कैंसर वाला बढ़ा हुआ है, बिना कैंसर वाला बढ़ा हुआ है, तो हम इसी पीएसए टेस्ट से पता लगाते हैं। 4 से नीचे वैल्यू है तो हम ये मान के चलते हैं कि ये कैंसर वाला नहीं है। कैंसर वाला। 4 से अबव है तो ये फिर हम बाकी के टेस्ट कराते हैं हमारे, टू रूल आउट और टू फाइंड आउट द कैंसर। तो ये एक ब्लड टेस्ट है, और 50 के बाद हर आदमी को एक बार अपनी लाइफ में कराना चाहिए, और अगर वो नॉर्मल आता है तो एवरी 1 to 2 ईयरली वापस उसको रिपीट कराना चाहिए। करवाना है। और कुछ पेशेंट्स जिनके अंदर जल्दी कराना चाहिए, जैसे जिनके घर में फादर साहब को प्रोस्टेट कैंसर था या किसी के ब्रदर को प्रोस्टेट कैंसर था, ठीक है। तो उसको 45 साल से की एज पे ही पीएसए कराना चाहिए। पीएसए। या फिर अफ्रीकन जो ओरिजिन के लोग हैं, उनमें भी 45 के बाद रिकमेंडेशन है कि आपको अपना पीएसए टेस्ट कराना चाहिए, बिकॉज दे आर मोर प्रोन फॉर द प्रोस्टेट कैंसर, रोस्ट। एंड एशियन पीपल आर लेस प्रोन फॉर द प्रोस्टेट कैंसर इन कंपैरिजन टू द वर्ल्ड पीपल। सो वी आर सेफ फॉर दिस। सेफ है। परफेक्ट सर, प्रोस्टेट भी कवर हो गया। सो अब आते हैं एंड्रोलॉजी। सो आजकल यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट हैं, सो एंड्रोलॉजी इज वेरी रिक्वायर्ड बिकॉज आईवीएफ भी बहुत कॉमन है। सो सर, एंड्रोलॉजी एज ए वर्ड क्या मतलब होता है एंड्रोलॉजी? एंड्रोलॉजी वो डॉक्टर होते हैं जो मेल के जेनिटल ट्रैक्ट्स का या उससे रिलेटेड डिजीज को देखते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। परफेक्ट। मेल गायनेकोलॉजिस्ट। हाँ, वी आर द मेल गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट फॉर मेल, मेल हाँ। गायनेकोलॉजिस्ट तो होते हैं। हाँ, मतलब गायनेकोलॉजिस्ट फॉर मेल। मेल। ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीमन एनालिसिस, स्पर्म सीमन टेस्ट। इसके पैरामीटर्स को डब्ल्यूएचओ क्या कहता है? डब्ल्यूएचओ के कुछ क्राइटेरियाज हैं फॉर द सीमन, कि वॉल्यूम शुड बी मोर देन 1.5 ml। वॉल्यूम 1.5 ml से होना चाहिए। दूसरा कि जो स्पर्म कंसंट्रेशन होनी चाहिए 15 मिलियन पर ml से ज्यादा होनी चाहिए। 15 मिलियन, ठीक है। टोटल स्पर्म concentration in per ejaculate should be more than 39 million per ml। ठीक है। And then come to the motility of the sperms, 40 or more than 40% sperms should be motile। ठीक है। और उनमें से जो मोटाइल है हमारे स्पर्म से, 32 शुड बी प्रोग्रेसिव मोटिलिटी। दे आर 3 टाइप ऑफ द मोटिलिटी। तो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी जो प्रॉपर फॉरवर्ड मूवमेंट हो सके, आगे की तरफ मूव कर रहा है। और फिर मॉर्फोलॉजी के क्राइटेरिया होता है कि एटलीस्ट 4% स्पर्म मिनिमम नॉर्मल मॉर्फोलॉजी के होने चाहिए, क्योंकि अगर अब नॉर्मल मॉर्फोलॉजी के होंगे तो कोई फायदा ही नहीं होगा, वो एग को फ्यूज ही नहीं कर पाएंगे। फ्यूज नहीं कर पाए। तो मोटा मोटी अगर समराइज करें तो 15 मिलियन पर ml, 1.5 ml का सीमेन, एंड मोटिलिटी शुड बी मोर देन 40%, मॉर्फोलॉजी 4%। 4% से ज्यादा होना चाहिए। ये मोटा मोटी बड़ा फ्रुक्टोज पॉजिटिव होना चाहिए। फ्रक्टोज पॉजिटिव होना चाहिए। सर, एक सीमेन एनालिसिस कराने का कोई मतलब डे है कि मतलब कितने दिन के एब्स्टिनेंस के बाद? हाँ, पहले जो था क्राइटेरिया था वो 3 दिन के होते थे, कि 3 दिन का एब्स्टिनेंस फ्रॉम एनी काइंड ऑफ द सेक्सुअल एक्टिविटी, आइदर द इंटरकोर्स और द मैस्टरबेशन। आपको इजैकुलेशन नहीं करना है। हाँ, इजैकुलेशन नहीं करना है। अब वो घट के 1 हो गई है, एक हो गई। कि एटलीस्ट 1 डे ऑफ द एब्स्टिनेंस होना चाहिए। एक दिन। बहुत ज्यादा पुराना टाइम भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज पूल्ड स्पर्म सीमन होता है, उसकी क्वालिटी खराब होती है। ठीक है। सो वी टोल्ड टू आवर पेशेंट्स कि भाई डू योर एक्टिविटी, देन टेक अ 1 day रेस्ट, एंड देन गिव द सैंपल आफ्टर द 1 day ऑफ द एब्स्टिनेंस।
हम इस पे पॉइंट पे आते हैं सर। चलो उस पॉइंट से पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, ये 3 टर्म्स हैं, एजियोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया एंड एस्थेनोस्पर्मिया, ये तीनों एक्सप्लेन कर लिए। ओलिगोस्पर्मिया, हाँ, जब हमारे स्पर्म्स की काउंट 15 मिलियन पर ml से कम हो जाती कम है हो जाती है, तो उसे ओलिगोस्पर्मिया बोलते ओलिगोस्कोपर। हैं। एंड इट इज आल्सो डिवाइडेड इन 3 कैटेगरी, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। ठीक है। माइल्ड होता है 10 to 15, हाँ, मॉडरेट 5 to 10 और सीवियर लेस देन 5 मिलियन पर ml। बराबर, ठीक है। अब आता है आपका एस्थेनोस्पर्मिया। हाँ, व्हेन द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म इज पुअर, द sperm have the progressive motility less than 32% and the total motility less than 40%, 40%। then it is the asthenospermia. And the agiospermia is the absence of the sperm, स्पर्म है ही नहीं। है sperm है ही नहीं। परफेक्ट। अब इसके बाद सर एक हाई एंड आता है डीएनए फ्रेगमेंटेशन, स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन, डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स, जिसमें डीएनए इंटैक्ट नहीं होता, फ्रेगमेंटेड होता है स्पर्म का। वो इज देयर एनीथिंग? दिस इज ये हम यूज करते हैं इनफर्टिलिटीज के जो पेशेंट आईवीएफ के लिए देख रहे होते हैं, तो जिसमें मॉर्फोलॉजी खराब होती है, तो उनके लिए ये डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स है, तो ये देखा जाता है उन पेशेंट्स में, उन सबसेट ऑफ द पेशेंट्स के अनुसार। सो ट्रीटमेंट ऑफ ओलिगोस्पर्मिया, क्या ट्रीटमेंट है सर? ट्रीटमेंट ऑफ ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया में सबसे पहला में रूट कॉज जानना जरूरी होता है। व्हाट आर द रूट कॉजेस? कि पेशेंट्स के कुछ टेस्ट होते हैं वो कराए जाते हैं कि पेशेंट ओलिगोस्पर्मिया के साथ साथ अगर पेशेंट को डिक्रीज लिबिडो है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी है, तो मे बी बिकॉज ऑफ द लो टेस्टोस्टेरोन इन द बॉडी, देन वी हैव टू डू द टेस्ट, सीरम टेस्टोस्टेरोन एंड द एफएसएच कुछ टेस्ट होते हैं, तो हम ये पता करते हैं पेशेंट का। दूसरा, अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से है तो फिर हम उसका रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है वो दी जाती है। मॉडर्न मटेरियल। सर ये जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, उनका क्या रोल उनका है? क्या, आजकल जो हमारे ओलिगोस्पर्मिया का बड़ा कारण पुअर लाइफस्टाइल भी है, उसमें स्ट्रेस है, स्मोकिंग, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर राइट नाउ जो बढ़ता जा रहा है। ठीक है। इनफर्टिलिटी के लिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, ओलिगोस्पर्मिया के लिए, और इनफर्टिलिटी बोथ इन मेल एंड द फीमेल। एंड स्टीरॉयड अब्यूज हो रहा है आजकल जो, वो दैट इज आल्सो गुड रिस्क फैक्टर, important risk factor for the infertility and the oligospermia. And there are certain medicines that decreases the sperm प्रोडक्शन फ्रॉम दी टेस्टिस। कुछ पेशेंट्स होते हैं लंबे समय से कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, उनको दवा ले रहे होते हैं, लाइक द डायरेटिक्स होती है आपकी, उनकी वजह से होता है। पैरानोलैक्टोन करके एक मेडिसिन आती है आपकी, वो जो पेशेंट कीमोथेरेपी पे होते हैं, जिनको रेडियोथेरेपी हो रखी होती है, तो उनके अंदर भी स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो न्यूट्रास्यूटिकल न्यूट्रास्यूटिकल्स का क्या है कि तो जो स्ट्रेस रिलेटेड है आपका, या जिनमें मोटिलिटी कम है, तो जो न्यूट्रास्यूटिकल सब्सटेंस है उनके अंदर कोएंजाइम क्यू होते हैं। कोएंजाइम क्यू, तो दैट इज एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। दैट इंक्रीजेस द हेल्थ, हो या आप कह सकते हैं लोकल लेवल पे हेल्थ अच्छी रखते हैं स्पर्म की, सो दैट द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म विल इंक्रीज एट सम अमाउंट, द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म आल्सो इंक्रीजेस। बहुत बड़ा रोल नहीं कह सकते कि एक एजियोस्पर्मिया पेशेंट को अगर मैं कोई ऐसा सब्सटेंस दे रहा हूँ और वो ठीक हो जाएगा, नहीं। इनका रोल होता है कि माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया वाले पेशेंट में इनका ज्यादा तो कोएंजाइम क्यू, एल-आर्जिनिन, एल-आर्जिनिन, ये सब। और सर जो थोड़े से आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जैसे कि ट्रिबुलस, अश्वगंधा, कार्डामोम करके ये सारे जो, बीन, बिल्कुल मखाना, ये सारे ये सारे दिस they increases the motility, मोटिलिटी, they increase the overall sperm's health, स्पर्म्स हेल्थ, so that will increase the chances of a fusion with the egg. प्रेगनेंसी रेट बढ़ जाता है, आपकी मोटिलिटी ठीक बढ़ जाती मोटिलिटी है। बढ़ेगी तो स्पर्म्स के फ्यूज होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो आप अपनी प्रैक्टिस में यूज करते हैं? करते हैं, मतलब जो ओलिगोस्पर्मिया जो माइल्ड होते हैं पेशेंट अप टू द मॉडरेट, नॉट इन द, बिकॉज इनका सीवियर और एजियोस्पर्मिया के अंदर कोई रोल नहीं होता। हाँ, हाँ। हम ऐसा नहीं मान के चल सकते कि जो सीवियर बहुत ही कम बन रहे हैं या फिर एजियोस्पर्मिया बन ही नहीं रहे हैं, उसके अंदर ये जादू कर देंगे और ये आपका स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। ठीक है। तो अगर मान लो किसी को एकदम बहुत ही स्पर्म स्फीयर ओलिगोस्पर्मिया है, लेस देन 5 मिलियन है, तो उसमें आप कुछ ऐसा वैसा करके स्पर्म निकाल के आईवीएफ तो करवा ही सकते हैं ना? तो वो करवा सकते हैं, उसके अंदर ये कुछ टेस्ट कराया जाता है कि आइदर बिकॉज ऑफ द टेस्टिस फेलियर, हाँ। बिकॉज देयर इज अ एक्सेस की जो दिमाग से हमारे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और गोनेडल एक्सेस बोला जाता है, हाँ, हाँ, हाँ। तो हमारे दिमाग से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो कि टेस्टिस से पे आके एक्ट करते हैं और स्पर्म्स का प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। हाँ। तो अगर प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर है कि मींस ऊपर के हार्मोन तो नॉर्मल लेवल पे है, एफएसएच नॉर्मल लेवल पे है, बट स्टिल टेस्टोस्टेरोन लो है, तो हम ये मान के चलते हैं टेस्टिस का फेलियर है। ठीक है। तो उसके अंदर हम जो आईवीएफ, इक्सी और आईयू, मतलब जो हम जो हाँ। ये सब यूज करते हैं हमारे
असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी उनको यूज करते हैं हम लोग। तो उसमें पॉसिबल है ना? पॉसिबल है कि उसके अंदर हम टीसा करते हैं, जो हेल्दी स्पर्म्स होता है, जो मोटाइल स्पर्म है, हेल्दी स्पर्म है, जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट वहाँ पे वो देखता है उनको, उसको निकाल के फिर वो फ्यूज करवाता है। यूज करवा देता है। परफेक्ट। तो ये और कुछ लाइफस्टाइल से हेल्दी स्पर्म रखने के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस। ईट हेल्दी, ईट हेल्दी, प्रॉपर स्लीप, ठीक है। अवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग, अल्कोहल, अल्कोहल, रिक्रिएशनल ड्रग अब्यूज ठीक है। लाइक द कोकेन, मैरिजुआना, हाँ। और टाइट जो लोग लोकल हीट, हम्म। दिस इज आल्सो प्रूवन रोल एसोसिएशन हम्म। कि जो कॉर्पोरेट के लोग हैं अपने लैपटॉप को लैब पे रख के काम करते हैं लंबे समय तक, तो जो उसकी हीट होती है लोकल लेवल पे नीचे स्क्रोटम पे जा रही होती है। ठीक है। हमारे जो स्क्रोटम का टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी से 2 डिग्री कम होता है, कम होता है। तो अगर आप उसको रेगुलर इतना एक्सपोजर कर रहे हो हीट का, तो दैट आल्सो डिक्रीजेस द स्पर्म प्रोडक्शन, वो सब चीजें। और जो लोगों को प्रोलॉन्ग दिन में काफी समय तक हॉट बाथ लेने की आदत है, उनके अंदर भी ये रिस्क फैक्टर देखा गया है। एक पॉइंट ऐसा, जिम जाने वाले लोग जो एंड्रोजेनिक हार्मोन्स लेते हैं टू मेक द बिल्ड बॉडी, वी हैव फाउंड दैट कि उनको स्पर्म कम होता है क्योंकि स्टेरॉइडल होता है वो, जो एस्ट्रोजन का स्टेरॉइड होता है। तो स्टेरॉइड्स जब हम बाहर से लेते हैं तो हाँ। हमारी बॉडी में जो भी हमारे हार्मोन की नॉर्मल एक्सेस होती है उसको डिसरप्ट कर देते हैं। ठीक है। सो दैट्स व्हाई उनके अंदर इनफर्टिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है। तो उसका क्या ट्रीटमेंट है? अगर किसी ने बॉडी तो बना ली, अब शादी कर रहा है, तो अब शादी शादी करना है तो पहले तो आप वो सब्सटेंस अब्यूज कर रहे हैं उसको रोके। ठीक है। उसको रोकने के बाद उसके बॉडी के अंदर जो हमारे, मैंने आपको लेवल्स बताया, एफएसएच होता है, एलएच होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, उनका क्या लेवल है। हाँ। क्योंकि अगर एफएसएच एलएच कम है तो उनकी दवाई हम दे सकते हैं, कुछ मेडिसिन आती हैं जिनको हम बढ़ा सकते हैं देने से। टेस्टोस्टेरोन पर से देना इज मोर हार्मफुल रादर देन द बेनिफिशियल। हमारे पास आजकल बच्चे आते हैं, मेरे पास इवन क्लिनिक पे 3-4 बच्चे आ चुके हैं कि सर मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, 20-20 साल के बच्चे कि सर बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ और मुझे मेरे जिम ट्रेनर ने बोला तेरे अंदर टेस्टोस्टेरोन कम है, हाँ। और तू टेस्टोस्टेरोन करा, सर मेरा देखो बिलो लेवल, मतलब नॉर्मल की लो लेवल पे आ चुका है, तो सर मेरे को टेस्टो रिप्लेसमेंट थेरेपी चाहिए, तो आप इंजेक्शन लगा दीजिए। एंड आई उसको मैंने बहुत समझाया कि बेटा ये नहीं होता ऐसा, और आप अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ करोगे और मत लगवाओ, बट स्टिल इज नॉट कन्विंस कि नहीं सर मेरी बॉडी नहीं बन रही है, मैं इतना वेट उठाता हूँ उसके बाद भी मेरा मसल मास नहीं आ रहा है। उनको ये समझाना कि टेस्टोस्टेरोन बाहर से देना इज मोर हार्मफुल। हम किसी को अगर टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते भी है किसी पेशेंट को, तो रादर देन गिविंग द टेस्टोस्टेरोन, जो ऐसे सब्सटेंस जो एलएच एफएसएच को बढ़ाए, हाँ। जो हमारी टेस्टिस पे जाके काम करे, हाँ। और टेस्टोस्टेरोन हमारे इंजीनियस अंदर से बढ़े, तो वो ट्रीटमेंट दिया जाता है रादर देन गिविंग द टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। बेसमेंट थेरेपी। तो अभी जो मतलब इन 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 लोगों को जिनका जिम जाके एंड्रोजेनिक हार्मोन्स लेने के बाद हुआ है, तो उनका अगर बाकी चीजें ठीक हो जाती हैं, बाकी चीजें ठीक हो जाती है तो वो ठीक भी हो जाता है, रिवर्सिबल हो जाता है। जिसमें इरिवर्सिबल इफेक्ट आ गया तो कितना इफेक्ट आया, टेस्टिस का अल्ट्रासाउंड होता है, बायोप्सी हुई, टीसा हुई, तो वो चीजें देखी जाती है सर। वो देखिए। पर ठीक है, मैनेजेबल है लोग। हाँ, अब आते हैं सर इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये अब आपकी मतलब एज ए यूरोलॉजिस्ट एंडोलॉजिस्ट आपकी प्रैक्टिस का केस है या किसी और का? ये हमारी प्रैक्टिस का केस है। हाँ। और ये इतना बड़ा प्रिविलेंस है इसका सोसाइटी के अंदर, एंड बट दिस इज द लीस्ट टॉक टॉपिक राइट नाउ। ठीक है। हमारी इंडियन सोसाइटी में देयर आर स्टडीज डन इन द साउथ इंडिया एंड हाँ। आल्सो इन वर्ल्ड वाइड कि 50 के बाद 50% पेशेंट के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, और 60 के बाद 60% पेशेंट में इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। जो 50 साल के बाद 50% लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड 60 साल के बाद 60% लोगों। और आजकल आपने बताया कि ये लोग वो हैं जो अपने आप को सेक्सुअली एक्टिव रखना चाहते हैं। बिल्कुल। और आजकल यंग पेशेंट्स में बहुत ज्यादा तेजी से ईडी बढ़ रहा है, ईडी बढ़ रहा है। बिकॉज ऑफ मैनी लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर्स। क्या? ईडी के अंदर लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सर एक लाइफस्टाइल आप बोलते हो, बात ये है कि जैसे ये जो आयुर्वेदिक और जो दूसरे डॉक्टर बोलते रहते हैं कि बचपन की गलतियां, बचपन की तो कोई गलती नहीं है ना सर। ये बहुत बड़ा मिथ है हमारे देश में कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कहते हैं सर बचपन में गलती कर दी थी, मैं मैस्टरबेट करता था शादी से पहले, हाँ। तो मेरे को उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गया। नहीं, मैस्टरबेशन कोई एक्सेसिव मैस्टरबेशन इज हार्मफुल फॉर द हेल्थ। मैस्टरबेशन इज नॉट हार्मफुल फॉर द हेल्थ फर्स्ट ऑफ ऑल। शादी के बाद बंदा इंटरकोर्स करता है, हाँ। तो इजैकुलेशन मैस्टरबेशन में भी सेम है और इंटरकोर्स में भी, तो शादी के बाद वो गलत नहीं है, तो शादी से पहले उस ग्रुप में कैसे गलत हो सकती है। दूसरी चीज कि ये बहुत बड़ा मिथ है। इवन आज भी मेरे पास एक पेशेंट आया था, अभी वो यही बोल रहा था कि सर बचपन में गलती होगी, तो उसको मैंने यही समझाया कि ये कोई बच्चों की गलती नहीं होती है, इट्स ऑल हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो इस एज में प्यूबर्टल पे, और तो सब कॉमन होता है, तो उसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है। और जो लाइफस्टाइल की आपने बात की, आजकल स्ट्रेस सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है।
इरेक्टाइल डिसफंक्शन के 3 कारण होते हैं। एक होता है वेस्कुलोजेनिक, न्यूरोजेनिक एंड द साइकोजेनिक। तो वेस्कुलोजेनिक और न्यूरोजेनिक होते हैं। जो वेस्कुलर और न्यूरो नर्व की वजह से वो यूजली 50 के बाद ओल्ड एज पे उसकी ज्यादा कॉमन होते हैं। और जो यंग एज पे होते हैं वो साइकोजेनिक होते हैं कि स्ट्रेस, वर्क का स्ट्रेस होता है तो प्रॉपर इरेक्शन आ ही नहीं पाता है। दूसरा, लोग स्मोकिंग, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि स्मोकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर द इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है। रिक्रिएशनल ड्रग अब्यूज होती है लोगों की, उसकी वजह से होता है। और लोग प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं आजकल, 4 घंटे की 5 घंटे की स्लीप में पूरा काम करना चाह रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर फॉर द इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है, तो क्या मेडिसिन प्रोवाइड? दे आर सम मेडिसिन। पहले तो हम लोगों को बोलते हैं आप अपने जो रिस्क फैक्टर उनको कम कीजिए और रिलैक्स रहिए, क्योंकि ड्यूरिंग द इंटरकोर्स आपको रिलैक्स माइंड से जितना रहोगे उतना अच्छा आपका रिएक्शन होगा, उतना ज्यादा अच्छा क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड कर पाओगे अपने स्पाउस के साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, कुछ पेशेंट्स में जनरली जो है जरूरत पड़ती है मेडिसिन की, तो दे आर सम ओवर द काउंटर मिल रही है आजकल मेडिसिन हमारे देश के अंदर। सिल्डेनाफिल, वायग्रा सबने सुना होगा। अब उसकी भी नई मेडिसिन आ गई टेडेलाफिल, जिससे हेडेक कम होता है, जो थोड़ी रिलेटिव सेफ है वायग्रा से। एंड द वर्डेनाफिल एक और नई मेडिसिन आ गई जो टाइम ऑफ एक्शन भी उसका कम हो गया है कि जल्दी स्टार्ट ऑफ द टाइम ऑफ द एक्शन जल्दी कर स्टार्ट कर देती है। तो दे आर सम मेडिसिन वी आर प्रिस्क्राइबिंग टू द पेशेंट्स कि यू हैव टू टेक 45 मिनट्स टू 1 आवर बिफोर द इंटरकोर्स। तो वो मेडिसिन है जो मिल रही है इससे। परफेक्ट। तो सर ओवरऑल आपने एक सारी चीजें लगभग कवर कर दी हैं। एनीथिंग विच यू वुड लाइक टू टेल द पीपल की टू कीप देयर यूरोलॉजिकल हेल्थ, यूरोलॉजिकली दे शुड बी फिट? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉपर पानी पीजिए। हाँ। हाइड्रेशन से स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर पानी पीजिए, एक्सेस कुछ मत खाइए, चाहे वो एक्सेस प्रोटीन हो, एक्सेस सॉल्ट हो, हाँ। एक्सेस कैफीन हो। ठीक है। एक्सेस में आपका फिर स्टेरॉइडल जो आपका एनाबॉलिक बॉडी बिल्डिंग के लिए लड़के कर रहे हैं, एक्सेस के अंदर आपका हो गया कि ज्यादा जगना, स्ट्रेस लेना, तो ये सब चीजें आप कम कर दीजिए। ईयरली 50 साल के बाद वाले लोग जो 50 साल क्रॉस कर चुके हैं, एक बार PSA करवाइए और अपना प्रोस्टेट का वर्कअप कराइए, ठीक है। टू रूल आउट और टू फाइंड आउट द प्रोस्टेट कैंसर एंड एनी अदर abnormality। और हर ईयर में ईयरली एक बार अपना ब्लड चेकअप जरूर कराना चाहिए कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसा अबनॉर्मल तो नहीं हो रहा है। सर एक लास्ट क्वेश्चन, बॉडी बिल्डर, अब हम लोगों ने तो बॉडी नहीं बनाई ना, हम तो उस एक्सपीरियंस से नहीं गुजरे हैं, बट एंड्रोजेनिक हार्मोनल ट्रीटमेंट्स आर क्वाइट पॉपुलर इन बॉडी बिल्डर्स और उनसे इम्पैक्ट आता है, मतलब इम्पैक्ट आता है, बट डू यू हैव द स्टडी की उन जो बॉडी बिल्डर्स है उनमें से कितने फर्टाइल है, कितने इनफर्टाइल है? ऐसी कोई स्टडी नहीं आई अभी तक। आई होप कि कोई करे, कि जो लोग इसको यूज कर रहे हैं, जो इसको प्रमोट कर रहे हैं, हाँ। बिकॉज अब काफी सारे प्रोटीन पाउडर ऐसे भी आ गए हैं जो विदाउट स्टेरॉइड वाले हैं, तो यूज दैट प्रोटीन पाउडर। तो यू से टोटल नो टू एनी हार्मोनल थेरेपी फॉर बॉडी बिल्डिंग? दिस एब्सोल्युटली नो। हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं बहुत बड़ा वाइट स्टार्टिंग में अच्छा लगता है, पर वो एट द लॉन्ग एंड अगर आप हार्मोन से छेड़छाड़ करोगे, बॉडी की नॉर्मल एक्सिस को आप डिस्टर्ब करोगे, तो वो काफी लॉन्ग टर्म इफेक्ट डाल के जाएगा बॉडी में। थिन एंड लीन हेल्दी मैन इज बेटर देन द बॉडी बिल्डर अनहेल्दी मैन। थैंक यू सर।